Good morning to all of you. In this lecture, we will discuss about the permutation group. So permutation group जो है उसके लिए पहले आपको यहाँ पर एक ही टॉपिक अभी डिस्कस करेंगे वन वन ऑन टू, उसके बाद भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको पता होना चाहिए वन वन फंक्शन क्या है एंड ऑन टू फंक्शन क्या है, जो हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा था। उसके अंदर थियरम भी थी कि फंक्शन वन वन कब होगा, फंक्शन ऑन टू कब होगा, और बाइजेक्टिव फंक्शन किसे बोलते वो भी वहां पर था। सो यहाँ पर सपोज कि एक फाइनाइट सेट है फंक्शन फ्रॉम ए टू ए, जैसे आर टू आर होता था, जेड टू जेड होता था, उसी तरह ए टू ए इज सेड टू बी परमुटेशन इफ our function is 1 1 and our function is onto a bijective function, उसको बाइजेक्टिव भी बोलते हैं वन वन ऑन टू को। बाइजेक्टिव फ्रॉम ए टू इटसेल्फ इज कॉल्ड परम्यूटेशन ऑफ ए, and the number of distinct element in a finite set A is called degree of permutation. So यहाँ पर आपका फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है तो उसे बोला जाएगा परम्यूटेशन। ठीक है, बाइजेक्टिव यानी कि वन वन एंड ऑन टू। यहाँ पर ऑलरेडी दिया है कि जो डोमेन का जो एक एलिमेंट है वो को डोमेन के एक एलिमेंट के साथ ही वहां पर रिलेशन होगा, सो वन टू वन होगा। ऑन टू यानी कि जो दूसरा को डोमेन दिया है उसका कोई भी एलिमेंट बाकी रहना चाहिए नहीं। सो इन शॉर्ट, इफ योर फंक्शन इज बाइजेक्टिव फ्रॉम ए टू इटसेल्फ इज कॉल्ड परम्यूटेशन। सो अगर हम यहाँ पर इसका मीनिंग डिस्कस करें तो ये सिंपल आपको मीनिंग दिया है कि अगर आपका ए हो गया ए वन टू ए एन और सेट हो गया ए टू ए, फंक्शन हो गया ए टू ए, देन एवरी एलिमेंट ऑफ ए, इसका मीनिंग क्या हुआ, देन एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज अ यूनिक इमेज इन ए, नॉट टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव द सेम इमेज। यानी कि वन वन है, सो सेम इमेज कोई दो एलिमेंट की नहीं मिलेगी, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक प्री इमेज। सो अगर हम इसको यहाँ पर शॉर्टकट में दिखाए, सो 1 2 3 एंड 4 एलिमेंट इन डोमेन, और यहाँ पर भी है हमारे पास 1 2 3 4, वन वन यानी कि इस तरह रिलेशन एक के साथ ही रिलेशन होगा। चलो ये हो गया हमारा वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड जो डोमेन जो है उसके कोई भी दो एलिमेंट की सेम इमेज नहीं है। उसी तरह आप को डोमेन में देख सकते हो कि कोई भी एलिमेंट वहां पर बाकी नहीं रह रहा। तो ये हो गया सिंपल बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, दिस वन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो उसका मीनिंग क्या हुआ, से आपको जो रेंज मिलेगी, पहले मिली फंक्शन ऑफ ए वन, उसके बाद मिला एफ ऑफ ए टू, उसके बाद मिला एफ ऑफ ए एन, यानी कि हर एक एलिमेंट के लिए एक यूनिक इमेज मिलेगी। ए वन के लिए एफ ऑफ ए वन, ए टू के लिए एफ ऑफ ए टू, ए थ्री के लिए एफ ऑफ ए थ्री, ए एन के लिए एफ ऑफ ए एन। सो इसको लिखने का तरीका है, अगर आपका फंक्शन वन वन ऑन टू हो और वहां पर परमुटेशन हो रहा हो तो उसको लिखने का तरीका क्या है कि जो राउंड ब्रैकेट जो है उसके अंदर पहले आएंगे आपके सारे एलिमेंट ए वन से लेके ए एन, और नीचे सेकंड लाइन में आएगी आपकी सारी की सारी इमेज, यानी कि ए वन की एफ ऑफ ए वन, ए टू की एफ ऑफ ए टू, अप टू ए एन की एफ ऑफ ए एन। सो दिस वन इज नोटेशन ऑफ द परम्यूटेशन। एवरीवन क्लियर? अभी यहाँ पर टफ करना है तो होगा क्या कि आपको या तो फंक्शन नहीं देंगे, और देंगे तो वो क्या होगा, वन वन नहीं होगा, ऑन टू होगा। चलो वन वन नहीं होगा, उस तरह से फंक्शन देंगे, उसके बाद बोलेंगे कि परम्यूटेशन लिखो, यहाँ पर फंक्शन का नोटेशन लिखो, तो वहां पर बनेगा ही नहीं, क्योंकि वन वन ऑन टू नहीं हुआ तो वहां पर ही बात आपकी खत्म हो गई। जैसे हम देखते थे ग्रुप के अंदर कि हमारा ग्रुप जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं, अगर नहीं कर रहा तो उसके बाद चेक करना ही नहीं। उसी तरह अगर यहाँ पर उसके बेस पे हम डिस्कस करें
सो सपोज कि यहाँ पर आपको दिया था A1 से लेके an तक। अभी यहाँ पर थोड़ा फाइनाइट सेट दिया है जिसके nth n एलिमेंट है और जिसका फॉर्म है 1 2 3 अप टू n। सो इन पॉजिटिव इंटीजर्स की इमेज क्या होगी? इस इन पॉजिटिव इंटीजर्स की इमेज होगी f(1), f(2) अप टू f(n)। ये सिंपल आपको A1 की जगह 1 दिया है, A2 की जगह 2 दिया है। चलो यहाँ तक तो समझ आया कि परमुटेशन क्या होना चाहिए, उसके रूल्स क्या क्या है, वो क्या होने चाहिए, वो वगैरह सब यहाँ पर देख लिया। लेकिन यहाँ पर हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे पास जो दो परमुटेशन जो है वो इक्वल है? क्योंकि हमने सेट के अंदर भी देखा, सबसेट होगा तो आपका सेट जो है वो इक्वल हो जाएगा। उसी तरह हमने कई बार देखा है कि इक्वल कब होगा, कोई कोई सेट के अंदर, कोई फंक्शन के अंदर, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, या फिर कोई दूसरे कोई डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर। लेकिन यहाँ पर ये पता कैसे चलेगा कि परम्यूटेशन जो है वो इक्वल है? सो यहाँ पर उसके लिए एग्जांपल है कि आपके पास तो पहले होने चाहिए दो परम्यूटेशन। ठीक है, दो है तो हम मिनिमम दो दो ही हो गए आपके पास, लेकिन दो को इक्वल बनाना वो भी एक यहाँ पर एक रूल है यहाँ पर। सो इक्वल तभी हो गए, पहले डेफिनेशन पर ध्यान देना कि f and g both are permutation. We can say f is equal to g if and only if f of x is equal to g of x for all x in capital X। यानी कि हर एक f के लिए आपका g उसी एलिमेंट के लिए सेम मिलना चाहिए। चलो ये तो हो गई डेफिनेशन की बात, लेकिन यहाँ पर अगर हम एग्जांपल से समझे तो आसान रहेगा आपके लिए। सो अगर यहाँ पर हम एग्जांपल ले, सपोज कि f और g दिया है जिसका ऑर्डर हमें सेम होना चाहिए, सेम दिया है हमें। अभी यहाँ पर ये बोला है कि f इज इक्वल टू g है कि नहीं। सो किस तरह से चेक करना है देखो, पहले यहां से शुरू करो, यहां से शुरू करो। ये क्या दिया है? 1 2। दिस वन इज व्हाट? दिस वन इज 1 2। सो दूसरे में से जहां पर सेकंड लाइन में 2 है, यानी कि जिसकी भी इमेज 2 है वो वाला एलिमेंट, तो यहाँ पर 4 3 2। सो यहाँ पर मिला हमें 2 1। ठीक है, 1 के लिए इमेज 2 है तो 2 के लिए भी एलिमेंट कौन सा होना चाहिए? 1। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, सो यहाँ पर हमने लिख दिया कि f(1) इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू g(1). दूसरी बात, 2 के लिए यहाँ पर इमेज कौन सी दी है? 3 दी है, तो 3 के लिए भी 2 मिलनी चाहिए। तो चलो 3 के लिए इमेज कौन सी होगा? 3 के लिए एलिमेंट हो गया हमारा 2। चलो तो हमने लिख दिया f(2) इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू g(2). अगेन 3 के लिए यहाँ पर हमें इमेज दी है 4, तो 4 की इमेज के लिए एलिमेंट होना चाहिए हमारा 3। चलो बन रहा है यहाँ पर। सो वी कैन से f(3) इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू g(3). 4 के लिए यहाँ पर इमेज होनी चाहिए हमारी 1। सो 1 जो इमेज है उसका एलिमेंट होना चाहिए 4। सो वी कैन से f(4) इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू g(4). अगर ये सारे के सारे एलिमेंट फॉर ऑल x इन कैपिटल X, अगर सारे के सारे एलिमेंट x में से आए और यहाँ पर इक्वालिटी होल्ड हो, सो हम ये कह सकते हैं कि हमारा परम्यूटेशन जो है वो f एंड g बोथ आर इक्वल। अगर यहाँ पर एक भी एलिमेंट अनइक्वल हो रहा है, यानी कि इक्वालिटी को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, तो हम वी कैन से कि आवर परम्यूटेशंस आर नॉट इक्वल। एवरीवन क्लियर? एवरीवन क्लियर? यस सर। ओके, ये बाद में मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा। उसके बाद बोला है कि आइडेंटिटी क्या है। हर एक चीज में आप देखो तो आइडेंटिटी एंड इनवर्स, ग्रुप है तो आइडेंटिटी एंड इनवर्स की बात तो होगी। सो आइडेंटिटी परम्यूटेशंस क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट हमने देख लिया, तो आइडेंटिटी यानी कि सेम होना।
अगर 1+0 = 1 आ रहा है तो 0 आइडेंटिटी हो गई, लेकिन यहाँ पर परमुटेशन में हम उस तरह से नहीं वर्क कर सकते। हम मल्टीप्लिकेशन बाद में देखेंगे, लेकिन अभी आइडेंटिटी क्या, कि आपका जो भी एलिमेंट है उसकी इमेज आपको सेम मिलनी चाहिए। कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ a permutations be replaced by itself, if each element of a permutation be replaced, so identity which mean if each element of a permutation be replaced by itself, सो जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दे दिया, ए बी सी दिया है, एलिमेंट है, हम ये याद रखेंगे यहाँ पर कि एलिमेंट की इमेज भी सेम ही होगी। एलिमेंट जो है उसकी इमेज भी यहाँ पर क्या होगी, सेम होगी। ये हो गया हमारा आइडेंटिटी। उसके बाद यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक वो आएगा कि परमुटेशन जो है उसकी प्रोडक्ट किस तरह से काउंट की जाए। हाउ टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द परमुटेशन। सो यहाँ पर अगर हमें प्रोडक्ट फाइंड करनी है परमुटेशन एफ एंड जी की, सो पहले तो एफ एंड जी होने चाहिए। कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोनों की डिग्री जो है वो होनी चाहिए सेम। डिग्री ऑफ द permutations must be same. सो यहाँ पर हमें एफ एंड जी दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर एन एलिमेंट दिया है, यहाँ पर भी एन एलिमेंट दिए हैं। अब दोनों का यहाँ पर प्रोडक्ट अगर हम फाइंड करेंगे, सो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट बनेगा एफ, दिस वन इज व्हाट प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड जी, उसको एफ जी भी बोल सकते हो, या फिर एफ इंटू जी जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं वो। कि यहाँ पर एफ दिया है, जी दिया है, अब दोनों का प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड होगा। सो यहाँ पर ध्यान से देखो, प्रोडक्ट बहुत इजी है। यहाँ पर क्या दिया है, A1 B1। अगर प्रोडक्ट फाइंड करना है तो सेकंड एलिमेंट जो है वो जी का होना चाहिए फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि A1 B1। अभी ये वाली जो लाइन है एलिमेंट की लाइन, वहां पर परम्यूटेशन में देखो B1 कहाँ पर है। सो ये रहा B1, उसकी इमेज क्या है C1। तो आपका सॉल्यूशन बनेगा A1 B1 B1 C1, यानी कि A1 C1। दूसरा ले लेते हैं यहाँ पर A2 B2। अगर यहाँ पर आपको A2 B2 दिया है तो आपको दूसरे एलिमेंट में दूसरे परमुटेशन में चेक करना है कि B2 कहाँ पर है। सो दिस वन इज B2C2, सो वी कैन से A2 B2 B2C2, यानी कि A2C2। उसी तरह A3 B3 की अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर हम यहाँ पर बात करें A3 B3 की, सो B3 से शुरू होने वाला एलिमेंट यानी कि B3C3, सो अल्टीमेटली हो जाएगा A3C3। उसी तरह होगा ANBN BNCN, अल्टीमेटली हो जाएगा ANCN। सो प्रोडक्ट के लिए आपको क्या याद रखना है, पहले तो आपका ऑर्डर होना चाहिए सेम। अगर आपका ऑर्डर सेम हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद कौन सी प्रोसेस होनी चाहिए कि जो सेकंड जो इमेज वाला एलिमेंट जो है वो दूसरे परम्यूटेशन का एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। इसकी इमेज दूसरे परम्यूटेशन का एलिमेंट होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हो प्रोडक्ट ऑफ द परम्यूटेशन। एवरीवन क्लियर? चलो प्रोडक्ट देख लिया। अभी यहाँ पर बोला है कि प्रोडक्ट जो है वो कॉम्यूटेटिव है कि नहीं।
सो कम्यूटेटिव हमें पता है कि ए बी इज इक्वल टू बी अगर होगा हमारा तो कम्यूटेटिव लो जो है वो होल्ड कर सकता है। सो यहाँ पर हमें दिया है एफ एंड जी, पहले प्रोडक्ट यानी कि पहले ऑर्डर देख लो। तो यहाँ पर 4 एलिमेंट है, यहाँ पर भी 4 है, तो ऑर्डर तो सेम ही। चलो अब यहाँ पर देखते हैं कि प्रोडक्ट एफ जी हमने फाइंड किया। सो हमारा सॉल्यूशन निकला यहाँ पर एफ जी, ये रहा 1 2, ये रहा 2 2। सो सॉल्यूशन बनेगा हमारा 1 2। मैं दो ही एलिमेंट दिखा रहा हूँ अभी। ये रहा दूसरा, सपोज कि 3 4, यहाँ पर आएगा 4 4। सो यहाँ पर हो जाएगा 3 4। ठीक है, बाकी के एज इट इज हो जाएगा। उसके बाद जी एफ फाइंड किया, तो जी एफ के लिए क्या होगा, जी पहले आएगा, एफ बाद में आएगा। सो यहाँ पर आएगा 1 3, 3 से शुरू होने वाला एलिमेंट यानी कि 3 4। सो अल्टीमेटली हो जाएगा 1 4 3 1 1 2 3 2। चलो अभी मैं मान रहा हूँ कि हमने सारा का सारा जो है प्रोडक्ट हमने दो फाइंड कर लिया, एफ जी एंड जी एफ। अभी यहाँ पर चेक करते हैं कि यहाँ पर जो है सॉल्यूशन सेम हो रहा है कि नहीं। सो आप यहाँ पर देखो 1 2, यहाँ पर आया 1 4, यानी कि पहला ही एलिमेंट यहाँ पर गलत हो गया। सो हमारा पूरा का पूरा परम्यूटेशन जो है वो क्या हो जाएगा। चलो एक एक और चेक कर लेते। चलो दोनों इक्वालिटी की मैंने कंडीशन बोली थी, ठीक है। सो इक्वल कब होगा, जब 1 2, 2 से शुरू होने वाला एलिमेंट। सो यहाँ पर क्या आया, 3 2 आया। यहाँ पर होना क्या चाहिए, 1 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 2, यानी कि 1 2 2 2 का एलिमेंट चेक किया दूसरे में, तो 2 की जो एलिमेंट है, 2 का एलिमेंट, इमेज का एलिमेंट, वो यहाँ पर दिया है 3। सो अल्टीमेटली दोनों परमुटेशन यहाँ पर इक्वल ही नहीं। अगर हम इक्वालिटी की कंडीशन भी चेक करें, सो वी कैन से कि यहाँ पर हमारे परमुटेशन जो एफ जी एंड जी एफ है, बोथ आर नॉट इक्वल। सो वी कैन से दैट कि दोनों के दोनों परमुटेशन यहाँ पर कॉम्यूटेटिव नहीं होंगे, यानी कि कॉम्यूटेटिव लॉ यहाँ पर होल्ड नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ पर प्रूव करना चाहो मल्टीप्लिकेशन, अगर आप यहाँ पर प्रूव करना चाहो एसोसिएटिव रूल, तो आप कर सकते हो। एसोसिएटिव रूल यहाँ पर हो जाएगा, वो थोड़ा हम बाद में डिस्कस करेंगे एसोसिएटिव के बारे में। सो ये 3 से 4 मार्क का एग्जाम्पल है। आपको इसी तरह दिया जाएगा कि एफ जी फाइंड करो, सिर्फ एलिमेंट हो गए ज्यादा, यहाँ पर 6 6 8 8 एलिमेंट हो सकते हैं। और सिंपल आपको कहा जाएगा कि फाइंड दी एफ जी जी एफ, प्रूव दैट बोथ आर अनइक्वल। सो बहुत इजी है, परम्यूटेशन वाला टॉपिक बहुत इजी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है, यहाँ पर आपको एलिमेंट पहले ऑर्डर चेक करना होता है। ऑर्डर 4 है, ऑर्डर 5 है, वो चेक करना होता है, वो कोई चेक नहीं करता। एग्जाम के अंदर बस सिंपल लिख देते हैं कि नॉट इक्वल। आपको पहले ऑर्डर चेक करना है, अगर ऑर्डर सेम ही नहीं होगा तो उसके बाद कोई प्रोसेस करनी ही नहीं है आपको। दूसरा है, यहाँ पर हमने आइडेंटिटी एलिमेंट चेक कर लिया था, तो इनवर्स भी चेक करना पड़ेगा। अगर हमने आइडेंटिटी चेक किया, सो इनवर्स जो है, इनवर्स भी चेक करना होगा, क्योंकि हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ग्रुप की ही बात कर रहे हैं। नॉर्मल जो हम फंक्शन पढ़ते हैं उसके अंदर, अगर आपका फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा, यानी कि अगर आपका फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, तो अकॉर्डिंग टू थियरम इनवर्स भी एग्जिस्ट होगा। ठीक है, ये है थियरम, और हमने ऑलरेडी देखा भी है 11 12 साइंस में। इसके ऊपर ज्यादा भी डिस्कशन नहीं करेंगे। अगर आपका फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा, सो इनवर्स तो मिलेगा ही, यानी कि फंक्शन इनवर्टिबल होगा। सो यहाँ पर अगर हमारा फंक्शन परम्यूटेशन जो है वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 1 ऑन टू है, सो यहाँ पर भी हमें इनवर्स मिलना चाहिए। और इनवर्स भी हमारा यूनिक होगा, क्योंकि 1 1 फंक्शन जब भी होता है, सभी वहां पर आपको यूनिक यूनिक ही एलिमेंट मिलते हैं, कोई सेम एलिमेंट नहीं मिलते।
सो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू थियरम भी मिलना चाहिए। सो हम देखते हैं कि परमुटेशन जो हमें दिया है एफ, उसका इनवर्स पॉसिबल है, यानी कि इनवर्स मिल रहा है कि नहीं। सो सपोज कि आपको दिया है A1 B1, उसके बाद दिया है A2 B2, उसके बाद दिया है AN BN। सो जब भी आपको इनवर्स करना है तभी सिंपल मेथड यूज करनी है, सिंपल लॉजिक यूज करना है। आपको रोज एंड कॉलम जो है, रोज कॉलम तो नहीं बोल सकते, दोनों रोज को जो है आपको इंटरचेंज कर देना है। यानी कि इनवर्स एफ इनवर्स, यानी कि B1 A1, दूसरा हो जाएगा B2 A2, तीसरा हो जाएगा B3 A3, एंड उसके बाद हो जाएगा BN AN। सो इनवर्स ऑफ परम्यूटेशन यानी कि आप जो है सिंपली यहाँ पर उसको रिप्लेस कर दिया। अभी रिप्लेस किया क्यों? रिप्लेस इसलिए किया कि हमें पता है यहाँ पर सेम यूनिक एलिमेंट मिलने वाला है। अगर यहाँ पर फंक्शन आपका 1 1 ना होता तो हम लिख नहीं सकते। ठीक है, 1 1 है इसलिए हमें पता है कि एक ही एलिमेंट दूसरे कोडोमेन के एक एलिमेंट के साथ ही वहां पर रिलेशन बनाएगा। सो अल्टीमेटली अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास यूनिक जो है, यूनिक मिल रहा है, यूनिक इनवर्स मिल रहा है, तभी हम उसको रिप्लेस कर पा रहे हैं। अगर कोई एक एलिमेंट की दो इमेज मिल रही है तो वहां पर बहुत ही मुश्किल होगा, पहले तो काउंट करना पड़ेगा कि होगा कि नहीं। सो जब भी परमुटेशन की बात करें और इनवर्स की बात हो, तो सिंपल आपको रोज जो है उसको इंटरचेंज ही कर देना है। अगर आपने रोज इंटरचेंज कर दी तो आप अल्टीमेटली आपने वहां पर इनवर्स फाइंड कर लिया। अभी ये टॉपिक जो है वो ये थोड़ा समझना जरूरी है। अब तक का जितना भी पढ़ा ये यहाँ पर समझ लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन क्या है। टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, जैसे हम बोलते हैं ना सेट का सबसेट, सेट के कितने सबसेट है। तो यहाँ पर देखेंगे टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन। सो अभी कोई लिखेगा नहीं, बस सिर्फ फोकस करना है यहाँ पर कि सपोज यहाँ पर कैपिटल एक्स सेट दिया है जिसके अंदर टोटल एलिमेंट हो गए n, जिसके अंदर टोटल एलिमेंट हो गए n, then the element of capital X can be permuted and factorial। कैपिटल N जो दिया है, सो आपके पास आपका कैपिटल X जो है वो परम्यूट होगा यहाँ पर n फैक्टोरियल। इतने वेज है यहाँ पर, एक्चुअली परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन यही बेस पे डिपेंड है। ये एक्चुअली प्रोबेबिलिटी में काउंटिंग वेज, आप कितने टाइप, आप कितनी बार काउंट कर सकते हो, कितने वेज है वो देता है। कॉम्बिनेशन और परमुटेशन, कॉम्बिनेशन के अंदर ऑर्डर मेंशन में इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन परमुटेशन में आप कहाँ कितने ऑर्डर पे आप कितना परम्यूट कर रहे हो वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। So if Sn be the set consisting of all permutation of degree n, then the set Sn will have n distinct permutation of degree n. This is called symmetric set of permutation of degree n. डेफिनेशन पे फोकस मत करो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देखो एग्जांपल में एक सेट दिया है। अभी डेफिनेशन का मीनिंग समझा देता हूँ कि सेट दिया है। सो ये S3 क्या है बताए, S3 यहाँ पर आपके सेट में से होने वाले मैक्सिमम परम्यूटेशन है। यानी कि अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, सेट दिया है 1 2 3 और हमें पता है परम्यूटेशन जो है वो रिलेशन का किस तरह बनाएगा, A to A बनाएगा। यानी कि इमेज जो है वो भी क्या होगी, एलिमेंट A से ही होगी। सो यहाँ पर S3 यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम परम्यूटेशन, अभी 1 2 3 जो है, पहले हमने 1 2 3 रखा, उसके बाद हमने रखा 2 3 1, उसके बाद हमने रखा 3 1 2, उसके बाद हमने रखा 1 3 2, उसके बाद रखा 3 2 1, और उसके बाद फाइनली आए 2 1 3। यानी कि 1 2 3 को हमने यहाँ पर आप देख सकते हो देर आर 6 डिफरेंट परमुटेशन। पहले तो क्या होना चाहिए, इमेज जो है वो होनी चाहिए हमारी सेट ए में से, वो हमने ले ली है। उसके बाद 1 2 3 को हमने उस तरह चेंज किया कि रिपीट भी ना हो और मैक्सिमम टाइम हम लिख सके।
सो 1 2 3 जो है हमने यहाँ पर उसको प्लेसेस चेंज कर दिया, 1 से किए, 2 से किए, 3 से किए, 1 से 2 बार किए, 2 से 2 बार किए, 3 से 2 बार किए। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपके पास सेट जो है, यहाँ पर आपके पास सेट ए में कितने एलिमेंट है, सेट ए में 3 एलिमेंट है। सो परमुटेशन क्या होना चाहिए, 3 फैक्टोरियल होना चाहिए, यानी कि Sn इज इक्वल टू होना चाहिए यहाँ पर 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6, 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6, कि आपके पास जो एलिमेंट है उसका फैक्टोरियल निकाल के उतने वहां तक वहां पर परमुटेशन पॉसिबल है। ये बस सिर्फ इतना आपको दिखा रहे हैं। अभी प्लेसेस आपको चेंज करने पड़ेंगे, 1 से 2 बार करो, 2 से 2 बार करो, 3 से 2 बार करो तो हो जाएगा। सो ये सिर्फ एग्जाम्पल दिया है आपको, और इसका मीनिंग यही है कि यहाँ पर फैक्टोरियल नोटेशन यूज होगा। सपोज कि यहाँ पर ए के पास, सपोज कि यहाँ पर ए के अंदर आपको दे, यहाँ पर सपोज कर लो 1 2 3 4। सो आपका एसएन जो है, एसएन बनेगा यहाँ पर 4 फैक्टोरियल्स इज इक्वल टू कितना होगा, 4 मल्टीप्लीकेशन 3 मल्टीप्लीकेशन 2 मल्टीप्लीकेशन 1। एवरीवन क्लियर? तो यहाँ पर हो जाएगा 24। सो देर आर 24 मैक्सिमम पॉसिबल परमुटेशन। ये इस थियरम का मीनिंग है। एवरीवन क्लियर? इज देयर एनी डाउट अबाउट द टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन? ओके, अभी यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर आपको दिया है कॉम्पोजिट टेबल, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर composition of permutation is S3 is given below। सो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन टेबल किस तरह बनेगा, पहले तो रोज एंड कॉलम लिख दी हमने। उसके बाद हमने यहाँ पर चेक किया था कि यहाँ पर पी नॉट जो है, पी नॉट क्या है, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्या है यहाँ पर, पी नॉट इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। सो अगर हम पी नॉट के साथ यहाँ पर प्रोसीजर करेंगे इस रो की, तो वो तो सेम मिलेगा। उसी तरह इस पी नोट के साथ इस कॉलम के अगर हम प्रोसीजर करें तो भी क्या मिलेगा, हमें सेम ही मिलेगा। सो अल्टीमेटली हुआ क्या, ये वाला और ये वाला दोनों सेम हो गया। अभी P1 एंड P1 का P2 दिया है, सो ये किस तरह से फाइंड होगा वो पहले देखना है। अभी यहाँ पर दोनों का प्रोडक्ट दिया है, हमें क्या फाइंड करना है, दोनों का प्रोडक्ट। ये 5 मार्क्स का एग्जाम्पल टोटल में हो सकता है कि P1 प्रोडक्ट P1, ठीक है। सो वो हम फाइंड करते हैं कि P1 प्रोडक्ट P1 क्या होगा। सो यहाँ पर हमें दिया है P1 प्रोडक्ट P1। सो ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3। मैं डायरेक्टली करता हूँ, P1 प्रोडक्ट P1 दोनों के बीच में प्रोडक्ट यूज किया है। सो आपका सॉल्यूशन क्या आना चाहिए, 1 2 2 2। सो क्या हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा आपका। एक मिनट, थोड़ा गलत लिख दिया यहाँ पर। P1 1 2 3 उसके साथ आएगा 2 3 1, ठीक है। अभी P1 प्रोडक्ट P1, यानी कि P1 का साथ मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर दिया है 1 2, यहाँ पर दिया है 2 3। सो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 1 3। यहाँ पर दिया है 2 3, यहाँ पर दिया है 3 1। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 1। यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 2। सो यहाँ पर परमुटेशन में देखो, यहाँ पर पी नोट से P5 में कौन सा परमुटेशन सेम बन रहा है। तो अगर हम यहाँ पर नोट करें, सो 1 2 3 3 1 2। सो अल्टीमेटली यहाँ पर आएगा
अल्टीमेटली यहाँ पर आपका आएगा P1 मल्टीप्लीकेशन P1 इज P2। क्या होगा? P1 मल्टीप्लीकेशन P1 इज P2। लेट्स सी, चेक पहले चेक कर लेते कि सॉल्यूशन सही है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो P1 मल्टीप्लीकेशन P1 इज इक्वल टू क्या आया? P2 आया। ठीक है, P1 मल्टीप्लीकेशन P1 इज P2। उसी तरह आपको सारे के सारे परमुटेशन में प्रोडक्ट रूल यूज करके आपको फाइनल सॉल्यूशन लिखना है। एवरीवन क्लियर? किसी को डाउट है यहाँ पर किस तरह मल्टीप्लिकेशन काउंट कर रहे हैं वो? उसी तरह अगर आप P1 के साथ P3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि कौन सा एलिमेंट आ रहा है, तो वो होगा P5, P4 के साथ आएगा P3 एंड P1 के साथ आएगा P5 का P4। सो उसी तरह आप सारे के सारे एलिमेंट चेक कर सकते हो। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? आपका टेबल हो जाएगा। अभी जैसे हमने चेक किया था यहाँ पर, वापस से सारे रूल देख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन टेबल में हमने कौन कौन से डेटा हमें मिले हैं एक्चुअली। सो मल्टीप्लिकेशन टेबल में हम ये बोल सकते हैं कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी टू परमुटेशन ऑफ S3 गिव्स अ परमुटेशन ऑफ S3। ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान से देखो, P0 से लेके P5 के तक के ही परमुटेशन मिलेंगे। आपने P0 से P5 का मल्टीप्लिकेशन किया, सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कोई भी परमुटेशन जैसे ग्रुप में होता था, ग्रुप के बाहर का एलिमेंट मिलता था, सो यहाँ पर हमें कोई भी एलिमेंट आउटसाइड ऑफ परमुटेशन नहीं मिलेगा। पहली कंडीशन तो ये हो गई, यानी कि हमारा जो टेबल जो है वो क्या हो गया? सो इज क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। उसके बाद सेकंड पॉइंट मैंने बोला था कि एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड होगा। आप P1 P3 P4 देख लो, आप P1 P3 P4 देख लो या फिर P1 और P3 P4 देख लो, ये सेम ही आएगा, ये चेक करने की जरूरत नहीं है। परमुटेशन एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता ही है। आपको चेक करना है तो आप कॉम्यूटेटिव चेक कर सकते हैं, वो इक्वल नहीं होगा। उसके बाद दो और से टॉपिक कौन से आएगा हमारे यहाँ पर? एक तो होगा आइडेंटिटी एलिमेंट। हमें पता है P0 यहाँ पर आइडेंटिटी है, सो सब में क्या आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है? तो अगर हम देखें, सो सारे में आप देख सकते हो कि P0 वगैरह है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पर आपने, आप देख सकते हो कि सभी रोज एंड कॉलम में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट है। सभी रोज और कॉलम में आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगी। उसके बाद हो गया इनवर्स। जो टेबल में चेक करते थे वही करवा रहा हूं मैं, और कोई अलग से लॉजिक हमने यूज नहीं किया। एवरी परम्यूटेशन हैज इट्स ओन इनवर्स, जाहिर सी बात है यहाँ पर इनवर्स भी मिलेगा। सो इनवर्स मतलब क्या कि जो हमने राउंड किए वो क्या हो जाएगा कि P0 के साथ हमने P0 का मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें P0 मिला, P1 का हमने P2 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया तो P0 मिला, उसके बाद P2 का P1 के साथ किया तो P0 मिला। यानी कि हमने जो राउंड जो टिक किए वो हो गए हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट। और हमारे पास रूल क्या था कि A को अगर आप B से ऑपरेशन बनाओ और आइडेंटिटी एलिमेंट मिले, सो बी जो है वो हो जाएगा हमारा इनवर्स ऑफ द एलिमेंट। सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि सारे के सारे एलिमेंट के लिए भी यहाँ पर इनवर्स एग्जिस्ट होगा। एग्जाम में अगर आपको 2 मार्क्स में बोले कि इनवर्स एग्जिस्ट होगा कि नहीं, सो आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखना होगा कि एवरी परमुटेशन हैज इट ऑन यूनिक इनवर्स। ये वर्ड लिख दोगे, ये लाइन लिख दोगे तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि आपका फंक्शन क्या है यहाँ पर? 1 1 एंड ऑन टू है। सो सारे के सारे डेटाज अगर हम फिर से एक बार चेक करें,
सो वी कैन से कि यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी है, होल्ड हो रही है, एसोसिएटिव होल्ड हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट है, उसके बाद इनवर्स भी है। सो अल्टीमेटली जो ये S3 दिया है, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन S3, वो क्या होगा यहाँ पर? S3 इज अ ग्रुप। सो हमने प्रूव क्या किया? S3 जो है टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन विच इज नोवन एंड प्रूवन एज ग्रुप। यहाँ पर कम्यूटेटिव ग्रुप नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। सो इज देयर एनी डाउट इन टेबल? आज के लिए इतना रखते हैं, उसके बाद का कल डिस्कस करेंगे। सो जल्दी से यहाँ पर स्क्रीनशॉट खींचना शुरू कर दो। एंड अपने फ्रंट कैमरास जो है उसको ऑन करो। अपना माइक जो है उसको बंद रखना। मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ आपकी। और जो कैमरा वर्किंग नहीं है जिन लोगों का, वो लोग चैट के अंदर लिख देना।
उसके बाद काफी लोग जो है अभी भी बैच ए में नहीं है, फिर भी मेरे गूगल क्लासरूम में ट्यूटोरियल सबमिट करवा रहे हैं, तो उन लोगों को सबमिट नहीं करना है, मैं मार्क्स नहीं देने वाला। मैं सिर्फ और सिर्फ बैच ए का ट्यूटोरियल में लेता हूं। तो आप सबको बैच बी एंड सी वालों को, काफी लोग जो है तीन चार लोगों ने जो है मेरे 3 से 4 लोगों ने आई थिंक अपलोड किया है मेरे गूगल क्लासरूम में। तो आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ मटेरियल जो है वो मेरे गूगल क्लासरूम से आपको लेना है, और टेस्ट जो है वो सिर्फ कंडक्ट हो रही। आपको गूगल क्लासरूम के अंदर ट्यूटोरियल अपलोड नहीं करना है। So now you can leave.